नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए या कह सकते हैं अपकमिंग जो भी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती रहेगी, उसके बारे में, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम लगे हुए हैं, यूपी दरोगा के एग्ज़ाम के लिए किसी भी वक़्त, किसी भी क्षण, ठीक है? कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो सकती है, ठीक है? तो उसी संदर्भ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो बेसिकली देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ। उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहली तो बात देखिए हिंदी, ठीक है? अगर आपको हिंदी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके अलावा जीएस सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट आपका आ जाता है रीजनिंग, ठीक है? और रीजनिंग के अलावा आपका आता है मैथ, ठीक है? तो मैथ आप सभी को पता है, रीजनिंग आप सभी को पता है, हिंदी आप सभी को पता है, ठीक है? बचा पार्ट जीएस, तो जीएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि क्या आपको पढ़ना है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो जीएस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, हालाँकि मैं बेसिकली जो जीएस रहती है मेन मुख्य जीएस रहती है, आप सभी को पता ही होगा, पर मैं यहाँ पे आपको जीएस नहीं करवाऊँगा, मैं बस आपको वो करवाने वाला हूँ कि जो अभी तक के यानी कि आप कह सकते हैं कि 1999 से लेके आपका अभी जो रिसेंटली 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, 2021 के एग्ज़ाम तक यानी कि 1999 से लेके 2021 तक के एग्ज़ाम में जो भी जीएस के पार्ट में जो भी क्वेश्चन्स आपके पूछे गए, तो मैं आपको इस बेसिकली कह सकते हैं कि इस सीरीज़ में वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लेकिन वो करवाने से पहले मैं एक बार आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जीएस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एक बार आप देख लीजिएगा। पहले ही आज आपका सेक्शन 1 आ जाता है जहाँ पे आपका आता है मूल विधि। मूल विधि में बेसिकली भारतीय दंड विधान संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जो कि पहले आईपीसी और सीआरपीसी थी और फिलहाल उसका नाम बदल के आपका भारतीय न्याय संहिता और अ, भारतीय न्याय संहिता और दंड विधान संहिता इस तरीके से कुछ कर दिया गया है, ठीक है? इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के जो सदस्य रहते हैं उनको संरक्षण देने वाले जो भी नियम है उनसे संबंधित क्वेश्चन, यातायात नियमों से संबंधित क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन, आरटीआई से संबंधित क्वेश्चन, आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स जो अधिनियम है उससे संबंधित क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है उससे संबंधित क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है उससे संबंधित क्वेश्चन यानी कि जो एनएसए है, पोटा है, इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन रहते हैं वो, आईटी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन, साइबर अपराध जो भी रहता है, साइबर क्राइम उससे संबंधित, जनहित याचिका से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो भी रहते हैं, चाहे आपका सेशन कोर्ट हो या बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय रहते हैं, वो इसमें आएँगे आपके। इसके अलावा जो भी भूमि सुधार रहता है, भूमि अधिग्रहण रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन तथा भू राजस्व एवं कानूनों का जो भी संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, वो बेसिकली मूल विधि में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम संविधान के बारे में बात के करें, तो संविधान से आप सभी को पता ही है संविधान के जो उद्देश्य रहता है, मौलिक अधिकार रहता है, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व रहते हैं, ठीक है? और संसदीय जो भी मतलब कुल मिला के ये तो संविधान आप सभी को पता ही होगा संविधान से संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है? ये सभी आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, हालाँकि मैं आपको फिर भी एक ओवरऑल रिव्यू दे दे रहा हूँ। थर्ड आपका आ जाता है सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान में बेसिकली सामान्य विज्ञान रहता है, भारत का इतिहास रहता है, स्वतंत्रता संग्राम रहता है, भारत की अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति रहती है, भारतीय कृषि रहती है, वाणिज्य एवं व्यापार रहता है, जनसंख्या रहती है, पर्यावरण एवं नगरीकरण रहता है, विश्व एवं भारत का भूगोल रहता है, प्राकृतिक संसाधन रहते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो भी करंट के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित जीएस वगैरह रहती है और उत्तर प्रदेश का राजस्व रहता है, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ में कैसा संबंध है, क्या है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके तथा कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आईटी एक्ट वगैरह ये हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूँ तो उससे संबंधित क्वेश्चन तथा जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन रहता है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। क्लियर? इतना हो गया आपका। चलते हैं आगे की ओर। ये बेसिकली वो टॉपिक है जिन पे आपको कमांड करनी, हालांकि इसमें आप देख सकते हैं 1999 1991 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1991 1999 2001 2011 2014 2016 2017 2021 और अपकमिंग जो भी रहेगी अभी 2021 के बाद में यही भर्ती चल रही है, हालांकि इसका एग्जाम 2025 में तो होना मुश्किल है, 2026 में ही होगा जाके आपका, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, जब भी हो। ठीक है, तो उसके आगे वाली जब भी सीरीज आएगी तो उसमें फिर मैं 2026 के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर हैं और उनमें कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए किस-किस टॉपिक के, तो टॉपिक वाइज़
सारे क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आया हूँ आपका, ठीक है। यहाँ पे आप एक ओवरऑल रिव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि अभी तक के पार्ट ए में मैंने आपको क्या बताया था, मूल विधि बताई थी ना पार्ट ए में। तो नहीं, ये पार्ट ए इसमें दिखा रहा है सामान्य विज्ञान, जो कि जीएस वाला पार्ट, जीएस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बने थे अभी तक के, मतलब 2021 वाले एग्जाम्स में, ठीक है, 439 क्वेश्चंस बने थे आपके करंट अफेयर के। तो सिंपल सी बात है यार, करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 40 में अकेले करंट अफेयर का ही वेटेज अगर आप मिनिमम से मिनिमम रखें, तो 5 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के रहेंगे ही। और बचे हुए जो 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 क्वेश्चन में आप कुल मिला के सीधा सीधा आप मान लीजिएगा, अगर सीधा सीधा लेके जाएं तो 20 क्वेश्चन आप संविधान को दे दीजिएगा। बचे हुए 15 क्वेश्चन में सारा झोल झाल रहता है, ठीक है, यानी कि जो कि अदर जीएस पार्ट रहती है वो, या ये इसको 20 की जगह पे अगर हम इसको, सॉरी, अगर हम इसको 20 की जगह पे हम इसको 20 के अगर जगह हम 15 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 15 कर ले तो लगभग 20 क्वेश्चन में बचा हुआ सारा खेल रहता है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, पार्ट ए आप समझ चुके होंगे किस, इसका आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से स्नैपशॉट ले पाए और आप समझ पाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके से तैयारी कर पाए कि आपको ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को उतना ही टाइम देना है जितनी उसकी औकात है। समझ रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल हिंदी भाषा में। बाकी अगर बात करते हैं हम संविधान के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा संविधान वाला ये सेक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके अगर पूछे गए हैं, तो पूछे गए कार्य संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका से, ठीक है। 146 क्वेश्चन बने थे इसमें। बकाया इसमें संविधान का जो विकास है, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास या भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, इससे 71 क्वेश्चन। और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मूल अधिकार से एवं, और उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके अनुच्छेद एवं अनुसूची से पूछे गए थे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू रहता है इसका। अब आगे हम बात करते हैं अगर पार्ट सी के बारे में, जो कि आपका मूल विधि वाला पार्ट रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बने थे मूल विधि से, आपको सामने दिख रहा होगा। लगभग 90 क्वेश्चन आपके मूल विधि से बने थे। इसके अलावा अगर बात करें, सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन आपके बने थे यातायात संरक्षण, या मतलब मोटर व्हीकल एक्ट से। इसके बाद में अगर क्वेश्चन बने थे, 43 क्वेश्चन बने थे आपके महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय थे उससे। इसके अलावा 42 क्वेश्चन आपके बने थे सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई से, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल रिव्यू है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी तक के एग्जाम्स में बने हैं। हालांकि मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस आपके किस एग्जाम में पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा गया, यहाँ तक ये भी इसमें आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो हालांकि पहला हमारा पार्ट रहता है इसमें सामान्य ज्ञान का। मैं आपका सामान्य ज्ञान नहीं कराऊंगा, मैं आपको करवाने वाला हूँ पहला पार्ट। सामान्य ज्ञान हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं कि एक दिन में हम आपका एक टॉपिक खत्म करेंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लेट जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए और सामने देखिए बस कि कौन सा क्वेश्चन है और इसका कौन सा आंसर हो सकता है। मैं आज आपको करवाने वाला हूँ पर्यावरण वाला पार्ट, ठीक है। तो लगभग हमारे ओवरऑल अगर हम सीधा सीधा मान के चलें, लगभग 35 या 40 टॉपिक हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। तो इन 35-40 टॉपिक्स पे अगर एक दिन में हम एक टॉपिक करते हैं, तो लगभग हमारे पास 35-40 दिन में हमारा पूरा जीएस का पार्ट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको बस जो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन रह जाता है, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ध्यान तो आपको फिर भी सभी पे देना है, पूरा देना है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप पहले से कर रहे हैं और आपने पिछले अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी पेपर आए हैं, तो उन सभी को हम मैं एक जगह पे लाके हर टॉपिक को एक जगह पे अगर आपको देने वाला हूँ, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आपका पर्यावरण, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। और हालांकि मेरा दूसरा एक चैनल भी है वर्ल्ड अफेयर के नाम से, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी और मेरी काफी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैंने मूल विधि के, हालांकि वो पिछले वाला जो मूल विधि थी, ठीक है, उसके सारे कह सकते हैं टॉपिक वाइज मैंने सारा कुछ करवा रखा, बहुत एक्सप्लेन करके मैंने करवाया है, ठीक है। और सारा आईटी एक्ट है या इनकम टैक्स अधिनियम है, या जितने भी ये भू संरक्षण भू संरक्षण अधिनियम, मतलब मैंने सारे अधिनियम वगैरह सारे करवा रखे हैं। आप वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके एक्सेस कर लीजिएगा जाके, और वहां से उसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है तो। ठीक है, तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ ना आज का टॉपिक, जो कि है पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो अभी तक क्वेश्चन बने, लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन बने हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में बने थे 2021 के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा सामने ये ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑप्शन है, और उसके आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसका आराम से रुक के एक्सप्लेनेशन भी कर
पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। बाकी इसमें नीचे आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया है ये क्वेश्चन किस एग्जाम में, हालांकि बेसिकली सारे यूपीएसआई के ही हैं तो ये तो बताना खैर कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएसआई में ही, पर ये किस तारीख को और किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो कि मतलब कि पुराने साल के जो भी सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही वीडियो में, एक टॉपिक के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चूंकि मैं चाहता हूं, और हालांकि मेरी भी कह सकते हैं कि ये इच्छाएं रही हैं, और आप सभी की भी रही होंगी, आपके साथ में आपका भाई ट्रेनिंग करे, या आपका कह सकते हैं आपका दोस्त जो आपका जिगरी यार है, जो आपका लंगोटिया यार है, आप उसके साथ में खेले हैं, अगर वो आपके साथ में तैयारी कर रहा है, तो आपका भी एक तरीके से कह सकते हैं आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और बाकी आप एक बतौर एक गुड मित्र, अच्छे दोस्त के कह सकते हैं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आप उसको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले समय में वो आपके साथ में ड्यूटी करे, आपके साथ में ट्रेनिंग करे। मतलब मेरी तो ऐसी थिंकिंग रहती है, बकाया आप सभी अपना अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को किस और के साथ में तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है यूएसएआईडी। हालांकि ये बेसिकली 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था, और एनर्जी मॉडलिंग फोरम की स्थापना बेसिकली अमेरिका में की गई थी 1976 में, ठीक है। उसी के साथ मिलके मतलब एनर्जी मॉडलिंग फोरम और यूएस एडीआई तथा नीति आयोग के बारे में अगर मैं कहूँ तो नीति आयोग 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, इन्होंने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया था। ये आप सभी को पता ही होगा, हालांकि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है। तो आप सभी को पता ही होगा, ये बेसिकली पॉन्ड पॉन्ड जो होता है, यानी तालाब तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है वो बेसिकली उल्टा बनता है, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की थी। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन हो गया, चूंकि करंट से संबंधित आप मान सकते हैं इसको, चूंकि 2021 में एग्जाम हुआ था तो ये इसने 2020 का पूछ लिया, लेकिन अगर आपका एग्जाम 2026 में हो रहा है तो आप 2025 की या 2024 की अवश्य देख के जाइएगा कि 2024 की जो क्लाइमेट रिपोर्ट है वो किसने प्रस्तुत की थी। हालांकि अगर 2024 वाली में बात करूं तो भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसको कह सकते हैं कि प्रकाशित किया था। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो बेसिकली 1873 में हुई थी, हालांकि इसमें लिखा भी है, और 193 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है चौथा, अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति को पशुधन के लिए ये बेसिकली जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बेसिकली है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि मैंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी करवा रखा है, पर उसको आप जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली जो सेक्शन 33 है, यानी कि धारा 33 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, जो धारा 33 है उसमें ये कहा गया है कि जो अभ्यारण्य होता है ना, मतलब सरकार जिसको डिसाइड कर देती है, उसमें लगभग इतने किलोमीटर के अंदर तक जाकर आप अपने जानवर, सपोज ये पूरा अभ्यारण्य है तो इसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देती है कि लगभग 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक अंदर जाकर जो कि वहाँ के लोकल निवासी हैं वो जाके लकड़ी ला सकते हैं, अपना अपने जानवर चरा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने की इनको अनुमति नहीं होती। हालांकि ये भी ये आपका आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई जो 22/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन में एक बार हम देख लेते हैं, ये देखिएगा आप, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 ए में ये दो बेसिकली प्रावधान है। पहला ये है कि अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर के अंदर तक मतलब नॉर्मल जा सकते हैं, उसके आगे कोई नहीं जा सकता है। और दूसरा ऐसी कोई जिसमें पौधों को किसी के बिना ना ले जाया जाए, ना ही चराएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसकी धारा 33 ए इस बात को कह सकते हैं एक्सप्लेन करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नंदा देवी जो जयमंडल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कहाँ स्थित है। अगर आपने भूगोल थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप सभी को पता है कि नंदा देवी जो पहाड़ी है, ये भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी नंदा देवी, और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और सिंपल सी बात, जब नंदा देवी की पहाड़ी है वो उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी उत्तराखंड में स्थित होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली इसको बोला जाता है,
ठीक है, ये किस वर्ष स्थापित किया गया? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली 2010 में स्थापित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये यूपीएसआई के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये आप अगर मान लीजिए 20 सेट बने ना यूपीएसआई एग्जाम के लिए, 20 सेट बने तो 20 सेट में कम से कम 15 सेट में ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आने वाला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी या किसके तहत हुई थी, इसके क्या क्या रहता है इसमें कार्यकाल। एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते, पढ़ लेते हैं हम अच्छे तरीके से। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ये हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद में न्यूजीलैंड में, और भारत तीसरा देश था जिसमें, मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, देन भारत का आप कह सकते हैं कि इंडिया ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेष सदस्य शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक सदस्य को, मतलब एक बार अगर नियुक्त हो चुका है उसके बाद दोबारा इसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में यानी कि ये 2020-21 के समय की बात है, उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो आदर्श कुमार गोयल थे। पर जिस समय आपका एग्जाम हो, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख के जाइएगा कि इस समय कौन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, 2010 में हुई थी। ठीक है, ये देखिए सेम सेम क्वेश्चन ऊपर आया था, फिर से आ गया ना, 14/11/2021 को। और अगर मैं की सेकंड शिफ्ट में, 14 तारीख की, 14/11 की सेकंड शिफ्ट में, और ये देखिए 21/11 की सेकंड शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन ही है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के से संबंधित मामलों के प्रभावी निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? सेम सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 9वां। एक बार इसको इसका एक एक टॉपिक है, ठीक है, ये देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय दिल्ली में है, भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय। ध्यान रखिएगा, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पूना, कलकत्ता। कल आप इसको इस तरीके से देख लीजिए, अगर हम मैप देखें तो इस तरीके से कुछ हमारा मैप है। ठीक है, इसको इस तरीके से, तो इस तरफ वाला एरिया कलकत्ता देखेगा, इस तरफ वाला एरिया चेन्नई देखेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इस तरफ वाला एरिया ये पूना देखेगा, और बीच वाला एरिया ये भोपाल देखेगा, और नॉर्थ वाला एरिया ये दिल्ली देखेगा। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, भोपाल में मध्य प्रदेश में है जो कि सेंटर में है। ठीक है, इस तरफ अगर महाराष्ट्र वाले एरिया में जाए तो हम पूना में जाएंगे, और साउथ का ये वाला एरिया यानी पूर्वी तट अगर हम देखें तो यहाँ पे चेन्नई में है, और पूर्वांचल वाला एरिया कलकत्ता में है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल 4 क्षेत्रीय कार्यालय और 1 मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय दिल्ली में, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, आप इसको ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं। जल अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश तथा निर्णय के से व्यथित व्यक्ति सीधे संपर्क, सिंपल सी बात उसी के बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको लग रहा है कि ये प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम है, यानी कि जो जल अधिनियम है 1974 में बेसिकली आया था, और यहाँ पे प्रॉपर इसका फॉलो, मतलब इसको फॉलो नहीं किया जा रहा, वो कहाँ पे जा सकता है? देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी के लिए स्पेशल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई दिया 2010 में भारत सरकार ने। तो सीधा वो कहाँ जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, आप सब को समझ आ रहा होगा ना, मैंने आपको बताया ना, अगर 20 सेट बने तो 20 में 15 में सीधा सीधा क्वेश्चन बनने वाला है। अभी तक मैंने अगर 5 क्वेश्चन करवाए हैं एनजीटी के, तो 5 के 5 क्वेश्चन सेम सेम ही लैंग्वेज है, बस थोड़ा घुमा के है। बाकी उसके बारे में पूछा, एक एक ही क्वेश्चन गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? 1 मिनट। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम, ठीक है, मुस्लिम विवाह अधिनियम, भगोड़ा अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? एक बार इसको देख लेते हैं। डी ऑप्शन दे रहा है ये, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों में विधानमंडल एवं संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बनाए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संसद द्वारा राज्यों के अनुरोध पर पारित किया गया था।
यानी कि संसद द्वारा जो राज्यों ने अनुरोध किया था, उसके बाद में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप सिंपल सा अपना अभी थोड़ा अगर माइंड लगाए तो आपको समझ आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डॉट 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 के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। अब सबको ये पता है यार, कुछ भी नया होता तो अमेरिका ही करता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 12। 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि हो सकता है, अगर ज्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि अंदर तक घुस के पूछता है, तो इसके पहले भारत के पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? ड्राइटविच डाइट्रिच ब्रैंडिस। ठीक, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक ब्रैंडिस साहब थे, और 1864 में वन महानिरीक्षक इनको बनाए गए थे। इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस के साथ कार्य किया था, और ये जर्मन नागरिक थे। ध्यान रखिएगा ये, अगर मतलब हालांकि नहीं पूछना चाहिए आपके पर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 13/11/2021 की सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया है कि भारत के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे। तो ब्रांडिस से आप याद रखिए, ब्रांडिस, ब्रांडिस। और ये जर्मन के कह सकते हैं कि सिटीजन थे, जर्मनी जर्मनी यानी कि जर्मन नागरिक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक मांसाहारी का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से ये चार आपको कह सकते हैं कि ऑप्शन दिए गए, निम्नलिखित कौन से एक मांसाहारी? तो मांसाहारी यार सभी को पता ही है यार, शेर ही है मांसाहारी। भालू जैसा जैसा जानवर कोआल, ये मांस खाता नहीं है। गैंडा मांस खाता नहीं है। हिरण मांस खाता नहीं। शेर सभी को पता, शेर तो यार दबा के मांस खाता ही है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जल अधिनियम किस वर्ष में? आपको पीछे भी बता चुका हूं, 1974 में यह लागू किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घास स्थल। ये बेसिकली घास स्थल मतलब टुंड्रा टैगा होते हैं ना, जो हमारे सवाना घास के मैदान है। हालांकि ये जो टुंड्रा टैगा है, ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी कुल मिला के ये बारिश वगैरह वाले हैं। जो भी घास के मैदान बेसिकली रहते हैं, ये प्रकृति द्वारा अपने आप पैदा कर दिए जाते हैं। जैसे अब झील है, झील तो मानव निर्मित भी हो सकती है, महासागर भी एक तरीके से, हालांकि प्राकृतिक ही है। पर जो घास के स्थल है, ये पूर्णतः कह सकते हैं प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल अधिनियम 1974 की किस धारा के अंतर्गत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान है? तो आपकी धारा 20 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग समाप्त करना है? तो ये हमारा हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यही वो प्रोटोकॉल है जिससे मतलब कि पिछले जो कार्यकाल था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से निकलने की घोषणा कर दी थी। बाद में बाइडेन आए, फिर से जुड़े, ये फिर से बाहर हो गए। ठीक है, कुल मिला के ये पूछा जा सकता है आपसे, चूंकि ट्रंप आए हैं तो ये फिर से बाहर हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, 18वां क्वेश्चन, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये आपका हो जाएगा 1960, जो कि अभी जैसे आप ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ये क्यों बन जाता है मैं आपको बता दूंगा। अभी हाल ही में दिल्ली में एक केस हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच बिठाई थी, और उसके तहत उसने बोला था कि जो भी जितने भी कुत्ते वगैरह, दिल्ली में कुत्तों का काफी सारा आतंक था। ठीक है, तो उसके खिलाफ कुत्तों को मतलब कि पकड़ के जेल में बंद ना किया जाए, या उनको कहीं और डिपोर्ट ना किया जाए, उसके खिलाफ भारत का एक विशेष वर्ग मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने पीआईएल दायर कर दी थी, और कुत्तों से संबंधित कुछ ऐसा मैटर हुआ था, अगर आप रिलेट कर पाए तो। ठीक है, तो ये पशुओं के प्रति क्रूरता हो रही थी उनके अनुसार, तो उसको रोकथाम के लिए जो अधिनियमित किया गया था 1960 में किया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आपको आपको ये इसको मार्क कर लेना 1960 में। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत डॉट 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 को भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। ये हमारी आपके हो जाएगी पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन
हालांकि नीचे आपको दिख भी रहा होगा ऑप्शन सी, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पैस। ठीक है, ये आपका 2011 सॉरी 2021 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया था, तो यूनेस्को ने शुरू किया था। ठीक है, ये 1971 में लॉन्च किया गया था और बेसिकली ये उसी के लिए था। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल आगार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो वो बेसिकली हो जाएगा हमारा कच्छ जीव मंडल आगार। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा, नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह वो सारा आकर, पर जो कच्छ का रन एयर है, कच्छ का रन बेसिकली इसको बोला जाता है, वो अ, जीव मंडल आगार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक इसका हिस्सा नहीं है। ये बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें दिया गया कि भारत की जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो, इसमें हालांकि ये 2021 का डेटा है, जिसमें 2020 तक का डेटा है, जिसमें ये लगभग 12 थे। अब तो लगभग हमारे पास में लगभग 32 के अराउंड हो गए होंगे। जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय इसको आप देख के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? आप सभी को पता है कि जो एक ओजोन परत होती है वो किस जो हमारे ये मंडल रहते हैं, या कह सकते हैं कि जो वायुमंडलीय परत रहती है किस मंडल में होती है? बेसिकली समताप मंडल में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। अगला क्वेश्चन, अगर इसके बारे में हम पढ़ें, या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ें, तो आपको दिख रहा होगा समताप मंडल वायुमंडल के परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, यानी कि नीचे पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बाद में जो पहली परत है, उसके बाद में जो दूसरी परत है, यही समताप मंडल है। और यहीं पे तो हमारे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो इस समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल 5 प्रमुख वायुमंडलीय परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरीके से सारी परतें हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस हैं, आपको अपना लेवल देखना है, और ये सारे पुराने मतलब ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? पुराने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी तैयारी तो हो ही रखी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जैवमंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्रोड जोन। जैवमंडल नीचे के क्रोड जोन में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है। बेसिकली इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया, क्रोड क्षेत्र, बफर जोन और संक्रमण क्षेत्र। क्रोड जोन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के है। बफर जोन जो क्रोड जो क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र रहता है वो बेसिकली, और संक्रमण क्षेत्र वो है सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, जैसे कि मानो मान लीजिएगा कि जैवमंडल के 3 ये भी बेसिकली ये हो गया, और ये बफर जोन हो जाएगा बीच वाला, ये जयमंडल है। ठीक है, ये बफर जोन हो जाएगा आपका बीच वाला, और ये सबसे जो बाहरी परत हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो बाघ यानी कि बाघों और टाइगर और लॉयंस को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। वाओ, भारत। कैसे? आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, या जो भी हैं, तो सिंपल सी बात है, हम हालांकि रखते चिड़ियाघर में भी है, पर चिड़ियाघर के अगर आप शेर देख लो तो आपको वैसे ही लगे कि यार शेर है या कुत्ता है ना। तो बेसिकली हम लोग जंगल में ही रखते हैं, जो कि बाघ रहते हैं या टाइगर रहते हैं या जो भी शेर वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, ये हालांकि ये 2020 का डेटा है। 2020 में शेरों की संख्या 674 थी और बाघों की संख्या लगभग 3000 के अराउंड थी। लेकिन हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस समय भारत में बाघों की संख्या कितनी है, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, वो हो जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के क्षोमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? आप सभी को पता है, ये तो नाइट्रोजन है, आंख बंद करके भी आप मार सकते हो यार। अगला क्वेश्चन,
आप देखते करिए जाए करते जाइए, लास्ट में आप अब कमेंट करके स्कोर अवश्य बताइएगा कि आपके में इसमें अराउंड लगभग 75 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है 50 भी हों, जो भी हों, ठीक है? तो उन आउट ऑफ 50 में आपके कितने सही है या कितने आपको आ रहे थे, और आउट ऑफ अगर 75 है तो उसमें आपके कितने आ रहे थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित औद्योगिक आपदा ये भोपाल में हुई थी, आप सभी को पता ही है। 1984 में, हाँ, ये देखो लिखा भी है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें क्या जो फैक्ट्री से, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक गैस, मीथेन गैस अच्छा मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाँ बेसिकली मीथेन ही इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाँ ठीक है, ये नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, और इसके परिणामस्वरूप लगभग 37 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि अगर मैं बात करता हूँ, मेरा मेरा मेरे एग्जाम में भी सेम यही क्वेश्चन आया था, हालांकि उसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, उस समय 1984 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे, तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में, अंधे अंधे मतलब जिसने भी थोड़ा बहुत जीएस पढ़ा है उसको ही पता होगा, एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? ये आप सभी को पता है, ये असम में है, ठीक है? ये देखो लिखा भी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित, हालांकि आपसे इतना डीपली नहीं जाएगा, आपसे बस स्टेट पूछेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? इसमें एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है? अगर 2015 की जनगणना के अनुसार इसमें 2401 गैंडे थे, और 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आ जाते हैं, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक आवास के साथ ठीक से मेल नहीं है? एक्सप्लेन करिएगा। भारतीय गैंडा, असम, एक सिंग वाला गैंडा बेसिकली असम में ही रहता है। बाघ, बंगाल, बंगाल टाइगर जो बोला जाता है, बेसिकली जो टाइगर है वो बेसिकली बंगाल का, जहां तक मुझे लग रहा है यही होने चाहिए, पर ठीक है आगे और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो करेक्ट है। शेर हिमालय, यार हिमालय में शेर, हिमालय रीजन में शेर है ही नहीं, ये तो बंगाल में हम बाघ लगा सकते हैं, पर जो शेर है, शेर बेसिकली हिमालय के एरिया में शेर रहेंगे ही नहीं, ये तो सभी को पता है, हिमालयन रीजन में शेर है ही नहीं, है ना? ये देखिए, अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें, एक सिंह वाले गैंडे भारतीय पूर्वोत्तर असम वगैरह तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1947 में गैंडा परियोजना प्रारंभ प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि गैंडा परियोजना किस वर्ष भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? 1987 में। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में सहित 13 राज्यों में हाथियों की मुख्य उपस्थिति है, उन राज्यों में 1992 में हाथी परियोजना शुरू की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1972। बंगाल राज्य में देखिए शेर बाघ परियोजना भी आएगी, ये देखिए आ भी गई है। बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से कहा जाता है, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इन्हें 1972 में बाघ परियोजना आ गई। 3 क्वेश्चन बन गए। एशियाई शेर हिमालय क्षेत्र में ना होकर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने ये बताया था आपको, हिमालयन रीजन में शेर है ही नहीं, शेर कहाँ पे? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। तो फिलहाल इसमें 4 क्वेश्चन बने आपके। पहला तो शेर कहाँ पाए जाएंगे आपके, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो वो आपका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, या और जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन आपका कि बाघ परियोजना कब से प्रारंभ की गई? 1973 में, ठीक है। गैंडा परियोजना 1987 में, और हाथी परियोजना 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, ध्यान रखेंगे, सेव कर लीजिएगा अपने माइंड में। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। कोरिंगा गरान, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसका बन रहा है, कोरिंगा गरान वन जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में बिठा लीजिएगा, मैं भी बिठा लेता हूँ। देखिए आप सभी को पता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा, उस एरिया में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर क्वेश्चन अगर ये आ जाता कि भारत का सुंदरबन डेल्टा के पास बाद में दूसरे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो भाई सभी को मैं कह रहा हूँ कि अगर नाइन 100 बच्चे बैठे तो 100 में 98 बच्चों को नहीं पता होगा दूसरा कौन सा, तो वो ध्यान रखिएगा, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें पक्षियों की लगभग 120 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का आरक्षित वन है,
भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला आरक्षित वन आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। भारत में आरक्षित वन के आशय से उन वनों से जो कुल सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 के द्वारा हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है यार, मध्य प्रदेश में तो टाइगर बहुत ज्यादा है, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइगर भी सिंपल सी बात है मध्य प्रदेश में ही होंगे। आगे बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है जो कि पहले इसका नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था? तो ये बेसिकली केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो। देखिए, रणथंभौर राजस्थान में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका, काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है? काजीरंगा असम, पेंच, सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है, केवला देवी ये बेसिकली राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे केवला देवी, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। हालांकि भरतपुर का जो भरतपुर एरिया है राजस्थान को बेसिकली जिला तो राजस्थान का, पर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केवल मतलब कह सकते हैं केवला देवी है, या रणथम नहीं, एक और है कोई राष्ट्रीय उद्यान, वो बेसिकली मध्य प्रदेश और ये जो पश्चिम बंगाल, सॉरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कह सकते हैं कि दोनों के बीच में है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये भरतपुर राजस्थान के बीच में स्थित है। इस उद्यान को भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। 1982 में इसका नाम बदल के ठीक है, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ठीक है, 1985 में इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक? तो ओजोन के लिए बेसिकली जो हैलोन, ये हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, 33 के बाद में हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 34, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। बेसिकली कार्बन समायोजन, यार ये पर्यावरण में क्यों डाल दिया, ये तो साइंस का पार्ट है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन समझौता के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया? तो भारत ने 20 से 25% तक ही बोला है। ओह सॉरी, यहीं थे ना हम। हम्म, यहाँ थे। तो कोपेनहेगन समझौते के अनुसार भारत ने 20 से 25% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का आश्वासन दिया 2020 तक। ठीक है, हालांकि 20 तो निकल ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण के एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है, और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आप सभी को पता है सुंदरलाल बहुगुणा होने चाहिए इसके बेसिकली। अरुंधति राय है नहीं, ये तो राइटर, मेघा पाटकर ये भी राइटर है, चंडी प्रसाद भट्ट ये नहीं होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा ही होंगे। एक बार देख लेते हैं इसको। लेकिन हाँ, हालांकि जब समय आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप अपने उस समय तत्कालीन जो समय है वहां का देख लीजिएगा कि उस समय किस किस को पद्म विभूषण मिला, किस किस को पद्म भूषण मिला है, ठीक है, किस किस को भारत रत्न मिला है। ठीक, तो ये इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, इसको इनको 2001 में सम्मानित किया गया था। ठीक, आगे बात करिए। हाँ, और ये जो है चिपको आंदोलन के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये बेसिकली पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और इस आंदोलन को लीड किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम इसमें आता है। ये देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन भी आ गया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा तो है ही इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी इससे संबंधित है।
अगर हम इसकी कहानी पढ़ें, यहाँ पे देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है, उत्तराखंड के वनों में शांत तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। और इससे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा तथा अन्य कार्यकर्ता प्रमुख ग्रामीण महिलाएं थी। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको 1964 में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना जिन्होंने दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मात्र संस्था बनी थी। ठीक है, जबकि मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन सीधा देखो बन सकता है कि विनोबा भावे का संबंध किससे, भूदान आंदोलन से। हालांकि ये 2021 का टर्म था, ये 2027 सॉरी 17 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अभी के टाइम पे देखिए आपके मिलान करने को भी आ सकता है, इस तरफ आपका दे दिया जाएगा विनोबा भावे और मेघा पाटकर। ठीक है, और दूसरा एक नाम क्या था, हाँ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इस तरफ आपका दे दिया जाएगा यही चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, फलाना आंदोलन, देवांका आंदोलन, इस तरीके से। तो आपको मिलान करने के लिए भी दे सका हो सकता है चारों ही पूछ लिए जाए, है ना, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम ले रही है फिलहाल वो बेसिकली सेम इसी तर्ज पे एग्जाम ले रही है, यानी इससे भी थोड़ा एक लेवल ऊपर ही जाके ये जो कह सकते हैं आप पीसीएस लेवल तक का। ठीक है, तो मेघा पाटरेकर का नर्मदा बचाओ, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, ठीक है, और दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद ने, और सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे ये बेसिकली चिपको आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर 39, जमीनी स्तर पर प्र- पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ये कौन थे, ये आपकी हो जाएंगी आपकी मेघा पाटकर। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया की सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण, ध्यान रखिएगा, का पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय मेघा पाटकर थी। और यह पुरस्कार उन्हें 1992 में प्रदान किया गया था। इन्हें ग्रीन नोबेल, इसको ग्रीन नोबेल, कौन सा ग्रीन नोबेल कौन सा है, ये गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, भी कहा जाता है। यह पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को स्थित गोल्ड मैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 6 भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा जैव विविधता से समृद्ध है। ठीक है, ये बेसिकली आपका हो जाएगा पेरू। आप सभी को पता पेरू जो है वो पेरू पेरू आप ये कमेंट करके बताइए, पेरू बेसिकली दक्षिण अमेरिका का पार्ट है या फिर अफ्रीका का पार्ट है, यानी कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट है, या फिर जो साउथ अमेरिका है उसका उसका कह सकते हैं कि एक देश है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या डॉट 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 के बीच में, हालांकि ये अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पुराना हो गया। आगे हम बात करते हैं, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये उस समय दायर की गई थी, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए, ठीक है। ये 1985 में बेसिकली दायर की गई थी। ये एमसी मेहता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें गंगा के प्रदूषण के बढ़ते खतरे के लिए सरकार और उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने गंगा बेसिन के सभी बड़े शहरों को शामिल करने के लिए इस याचिका का विस्तार किया, और इसे गंगा प्रदूषण प्रकरण भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली एमसी मेहता बनाम भारत संघ इस केस का वो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आया था 2017 में, थर्ड बैच यानी कि तीसरा जो पेपर था उसमें, और 13 दिसंबर 2017 को ये एग्जाम हुआ था। आगे चलते हैं, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का बड़ा सहकारी संगठन कौन सा है। ये हो जाएगा आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये बेसिकली 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना मैंने आपको बताया था 1992। श्री राम। अगली बात करते हैं, विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय, विश्व वन्य जीव निधि, यार ये तो मुझे नहीं पता, एक बार देख लेता हूँ। 45, विश्व वन्य जीव निधि का जो मुख्यालय है वो बेसिकली इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और वर्तमान में इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। और ये लुप्त प्रजातियों को
एक तरीके से कैसे संरक्षण का काम करता है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनाड आप सभी को पता ही होगा, कुमार, ये बेसिकली केरल का, केरल में वेम्बनाड तट है। आपने अगर थोड़ा जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जो वेम्बनाड कह सकते हैं कि तट है, वो कहाँ का है, वो केरल में ही एक कह सकते हैं, वेम्बनाड फोर्ट, फोर्ट इसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे अभ्यारण्य केरल में, और इसका कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भी इसी में स्थित है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। वेम्बनाड झील के किनारे पर बसा कुमार कोरम कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है, और कुट्टानद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। पहले इस स्थान को रबड़ प्लांटेशन के नाम से जाना जाता, लेकिन अब यह स्थान पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो चुका है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा शुरू हुई थी? तो भारतीय वन सेवा 1966। एक बार इसका भी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं, 48वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सेवा प्रमुख, वन संरक्षक, प्रभागी प्रभागीय प्रभागीय वन संरक्षक, वन अधिकारी होगा नहीं, वन संरक्षक तो सिंपल सी बात है, तो होना नहीं है। वन सेवा प्रमुख और प्रधान वन प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षण, ये बेसिकली बी ऑप्शन आपका हो जाए। प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, तो यह भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस तथा आईएफएस के बराबर होता है। ठीक है, प्रदूषण निवारण के लिए देश का शीर्ष संगठन, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण वन तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। यानी प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का कौन सा संगठन है जो जिम्मेदार है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो बेसिकली प्रधानमंत्री है। सभी को पता है, ये देखो प्रधानमंत्री के पास में जो इमरजेंसी फंडिंग रहती है वो प्रधानमंत्री के पास रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सिंपल सी बात है, आप सभी को अगर पता ही होगा, ब्राजील, ब्राजील में ही सबसे ज्यादा वन है। आगे हम बात करते हैं, क्षतिग्रस्त CFL तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डॉट 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 वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। ये कौन सी? पारे की वाष्प। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उच्च स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर निर्धारित की गई है? बताइएगा। कि सिंपल सी बात है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बेसिकली कितने लीटर पानी एक सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित की गई है। कमेंट करके आप बताइएगा इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, 53 के बाद 54 पे चलते हैं, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वो जीव जो कि अन्य जीवों को खाद तथा जैसे कि सिंपल सी बात है, कोई जानवर मर गया, उसको आपने जमीन में गाड़ दिया, या कोई व्यक्ति ही है जो मरने मरने के बाद जो दफनाने की जिन समुदाय में प्रथा है, वो दफनाने के बाद सिंपल सी बात है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं वहां पे। तो वो जो समाप्त करते हैं वो कौन से होते हैं? जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, या अपघटन करने वाले जो कीड़े होते हैं वो होते हैं। तो बेसिकली ये अपघटन करने वाले जो कीड़े रहते हैं वो होते हैं, जो कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को या उस जीव को, जो शारीरिक अंग रहते हैं उनको गला के खा फू के उनको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, काफी ये कह सकते हैं 3-4 एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको। उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित क्षेत्रों में से देश में वन भूमि का क्षेत्र उनके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये आपका कनाडा में हो जाएगा। ठीक है, देखिए हैती
अमेरिका का ही पार्ट नहीं, जमैका अमेरिका का ही पार्ट नहीं, क्यूबा क्यूबा दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। क्यूबा छोटी सी कंट्री है ना, सिंपल सी बात, कनाडा ही बचा है। अगर आपको एलिमिनेशन करना भी आ रहा है तब भी आप इसको अच्छे तरीके से, काफी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन जाता है। 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। वाह, मैंने हालांकि पढ़ा नहीं पर फिर भी, पानी की आपूर्ति एवं जल शुद्धिकरण की व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध फलस्वरूप सन 2000 में बोलीविया में पानी का युद्ध हुआ था। वाह, काफी इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है, चूंकि ये वन्य जीव संरक्षण से, या हमारे कह सकते हैं जल संरक्षण अधिनियम 1900, जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था ना, हाँ। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पानी का युद्ध कहाँ हुआ था या कब हुआ था, तो सन 2000 में बोलीविया में हुआ था। डेटा डॉट 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 डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ तथा लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण एक राजकीय दस्तावेज बताइएगा। इसका क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सी डेटा बुक है? येलो डेटा बुक है, व्हाइट डेटा बुक है, ब्लू डेटा बुक है या रेड डेटा बुक है? बताइए निम्न में से, क्योंकि ये 4 प्रकार की डेटा बुकें हैं, इनमें से किस डेटा बुक में उस जानवर का नाम या उसकी डिटेल अंकित की जाती होगी जो कि लुप्त प्राय, जो कि समाप्त होने वाला है? चलिए मैं बता दूं, ये बेसिकली रेड डेटा बुक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, 58 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, 58 नंबर के क्वेश्चन में हम चलते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? बेसिकली जो पश्चिमी तट है हमारा, पश्चिमी घाट बेसिकली इसको बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया है, वो जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। मेघा पाटकर किस आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट आप सभी को पता ही होगा कहाँ पे होना चाहिए बेसिकली, ये आपका जिम कॉर्बेट, हालांकि फिलहाल नैनीताल में है। सुंदरवन डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ताजमहल अगर आप देखने रिसेंटली भी अगर आप गए हो, तो या तो ताजमहल के ऊपर कहीं ना कहीं कवर चढ़ा रखा होगा, या अगर आपने ताजमहल देखा तो थोड़ा थोड़ा पीला पीला सा होने लगा है, मतलब थोड़ा गंदा टाइप का, क्योंकि वो पहले अगर आप देखें तो पहले एकदम सफेद का रहता था। तो ये बेसिकली अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, क्योंकि जो पहली वर्षा होती है भारत में, तो बेसिकली उसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि, सॉरी, जो पहली वर्षा होती है उसमें बेसिकली नाइट्रिक नाइट्रिक जो अम्ल होता है वो, उसके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के, तो इसकी वजह से अब वो थोड़ा गंदा हो जाता है। कुल मिला के बात ये है, तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? ये तो यार आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, एक सिंगी गैंडा, ये आपको सबको पता है कि असम वगैरह में ही मिलेगा। बंगाल टाइगर तो बंगाल में ही मिलेगा। मिथुन, मिथुन क्या होता है ये? मिथुन दक्षिण भारतीय पहाड़ियों तथा असम में रहते हैं। बंगाल टाइगर बंगाल में रहता है। चले उसको छोड़ो आप, कुल मिला के आप गाय को पकड़ो। गाय जो होती है वो एक क्षेत्र में नहीं होती। अगर आप हिमालय साइड जाए, या कह सकते हैं उत्तराखंड में जाए, वहां भी आपको गाय मिलेगी। आप अरुणाचल में जाए, वहां भी गाय मिलेगी। आप दक्षिण में केरला में जाए, तमिलनाडु जाए, कहीं भी जाए, गाय आपको हर जगह मिलेगी। तो कुल मिला के एक जगह रहने वाला जो जीव है वो गाय ही नहीं है। 65 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया था कि वो श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के पोषण में दूसरे स्तर पर कौन है? पहला घास, कीट, पक्षी, बिल्ली। देखो, घास हो गया, घास तो पहले नंबर पे आ जाएगी। घास को कीट खाता है, तो कीट दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो कीट को पक्षी खाता है या बिल्ली खाती है? सिंपल सी बात है, कीट को पक्षी ही खाएगा, पक्षी को बिल्ली खा लेती है, तो बिल्ली चौथे नंबर पे। तो पोषण के दूसरे स्तर पे क्या आपका कीट ही रहने वाला, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन,
ओके, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। देखिए घास घास तो उत्पादक है, घास को कीट खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता कीट हो जाएगा, कीट को पक्षी खा रहा तो पक्षी दूसरा उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है, और बिल्ली तीसरी उपभोक्ता हो जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? अगला क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के बढ़ते शहरीकरण की वजह से निम्नलिखित में से क्या एक खतरे में है? द्वीप खतरे में है, मैंग्रोव खतरे में है, मुहाने खतरे में है, या फिर नदी खतरे में है? तो ये भाई साहब जो मुहाने हैं वो खतरे में हो जाए, क्योंकि बेसिकली जैसे कि नदी है, ये नदी यहाँ पे समुद्र में गिर रही है सपोज, ठीक है, ये यहाँ पे समुद्र में गिर गई, ये मुहाना है। तो अभी क्या हो रहा है कि चूंकि जहाँ पे समुद्र में गिरती है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है शहरीकरण की वजह से ना, जैसे कि समुद्र वाले जहाज आए वो यहीं पे इन्होंने पोर्ट बना लिया, पोर्ट बना लिया तो सिंपल सी बात है यहाँ पे काफी सारा बसावट हो गई चारों तरफ। तो ये बसावट होने की वजह से ये जो नदी का मुहाना है, इसी को एक तरीके से कह सकते हैं ये विलुप्त कैटेगरी में पहुंचने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा शहरीकरण उधर हो चुका है, ठीक है, इस वजह से इसको ही बेसिकली मुहाना, ठीक है। अगला बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन एंड 67। खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? ठीक है, देख लीजिएगा आप, कम से कम ऊर्जा किसको मिलेगी? घास, घास तो उत्पादक ही है, फिर घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। तो सबसे कम जो ऊर्जा है वो किसको मिलेगी? सिंपल सी बात है यार, इसमें किसको? सांप को। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकरण होना संभाव्य है। ऐसी द्रव्य जो पर्यावरण प्रदूषण यानी पूरे पर्यावरण का ही रहेगा। ऐसी गैसी उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक है, ये सभी हो जाएंगे। देखिए पदार्थ भी रहेगा, सिर्फ पदार्थ नहीं होगा, दब भी रहेगा और गैस भी, यानी कि जो तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा वही पर्यावरण में रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ये 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये पर्टिकुलर सिर्फ सिंगल सिंगल पूछेगा तो वो आपका आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगला, ओके, हमारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे हम बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या? वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका पक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। तो ये आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के लिए सिंपल सी बात है, प्राकृतिक आवास है उनका परिरक्षण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो आप सभी को पता है कि जो गुफाएं हैं या फिर जो भी कैप्स वगैरह हैं या फिर घोंसले हैं, उनका बेसिकली उसी तरीके से रखना है ताकि जो वन्य जीव है यानी कि शेर है या फिर जो भी वन के अन्य जीव है वो उनमें आके प्रॉपर रह सकें। ये बेसिकली, हालांकि एक्सप्लेनेशन नहीं करते तो ज्यादा अच्छा है, हालांकि अभी तक नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेश्चन की सीरीज है, आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर लगाना है। और ये सारे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए, बाकी जो भी और सभी लोग करवा रहे हैं कि 10 क्वेश्चन की सीरीज, 50 क्वेश्चन की सीरीज, ये वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए ना वो क्वेश्चन है। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अवशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण रसायन, प्राकृतिक पोषण। ये बेसिकली हो जाएगा मानव कार्बनिक अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर एक को लाभ दूसरे को हानि होती है, एक को लाभ दूसरे को ना हानि ना लाभ। सिंपल सी बात है यार, एक दो दोस्तों की अगर लड़ाई हो रही है, दोनों को हानि तो नहीं हो सकती है, दोनों को लाभ भी नहीं होगा, एक को लाभ एक को लाभ नहीं, एक को लाभ होएगा तो दूसरे को हानि होगी, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे, दोनों एक दूसरे के अनुकूल है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो ये आपका हो जाएगा बिजली संयंत्र से। ऑप्शन सी से आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ऑप्शन सी।
वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? उसकी मोटाई को नापकर, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसमें बलों को गिनकर। ऑप्शन सी। 73 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे शायद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, हमारे जो पर्यावरण के क्वेश्चन यही थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी कल का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का इतिहास एवं संस्कृति, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पर्यावरण से संबंधित लगभग 73 से 75, 75 अराउंड क्वेश्चन थे, 73 थे, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, ठीक है। और ये आप सभी ने देख रखा कि हर क्वेश्चन के आगे उनकी मेंशन मैंने मतलब मेंशन है कि ये क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, और किस तारीख को पूछा गया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने इससे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो भी कमेंट करके बताइए। और हाँ, इससे पहले अगर आप इजी इजी क्वेश्चन करते रहे तो भाई ये आपको थोड़ा सोचने की विषय सोचना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इजी इजी अगर आप कर रहे हो, भाई एग्जाम में तो इजी आने वाला नहीं। दूसरी बात ये है कि ये वाली जो वैकेंसी अराउंड 6,000 प्लस वैकेंसी है, क्योंकि पहले लगभग कुछ 4500 के अराउंड थी, अभी 2-2,500 बढ़ने की न्यूज़ है। हालांकि आधिकारिक तौर पे घोषणा अभी नहीं हुई है, पर फिर भी यदि बढ़ के भी आती फिर भी यार 6,000, 7,000 या 8,000 भी अगर हो जाती फिर भी कंपटीशन तो यार होना ही होना है। आपको तो क्रैक तो करना ही है, और आपको तैयारी इस तरीके से करनी है ना कि ये आपकी अंतिम लड़ाई है। इसके बाद भाई कब तक लड़ोगे यार जीवन में? सिंपल सी बात है ना, कब तक लड़ते रहोगे? हम्म। तो ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है, और इसको अंतिम लड़ाई मानकर ही लड़िएगा और पूरा जोर लगा दीजिएगा। मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी है क्रैक करने में, ठीक है। और पढ़ने बैठो, अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं यार नहीं होगा, तो यार एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता को देख लेना, उनकी उम्मीदों को देख लेना, उनके त्याग को, उनके परित्याग को देख लेना। तो चलिए शुरू मिलते हैं फिर आपसे कल एक नए वीडियो में, जानदार जोरदार भारत का संस्कृति और भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लगभग 35-40 वीडियोस होने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, सारे वीडियो आप देख डालिएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो एग्जाम में ना लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं हमारी जो ये वीडियो सीरीज है इससे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर कोई आप सजेशन देना चाहें, कोई हमको सलाह देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट करके आप बताइएगा अवश्य, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।